नमस्कार योगी जी। दूरदर्शन के इस कॉन्क्लेव में जहां हम विमर्श करेंगे, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरा नाम चंद्र प्रकाश द्विवेदी, मूलतः अभिनय के जगत से आता हूं। और आज मेरे साथ श्री शंकर शरण जी हैं, जो प्रसिद्ध लेखक हैं। धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक चिंतन इनका विषय है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरी आपकी मुलाकात होगी, पर जिसके पहले हम लोग अपनी बात शुरू करें, मुझे मुंबई में किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यदि कभी योगी जी पे बायोपिक बना तो वो भूमिका आपको मिलनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, शायद हम लोगों के बीच में कोई समानता है, इसीलिए आज मैं योगी जी से कुछ प्रश्न करने वाला हूं। इस देश के मन में एक सहज जिज्ञासा है। जब मैंने आपको पहली बार संसद में देखा था तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि जिसने संसार छोड़ दिया है वो प्रशासन में क्यों है। एक सन्यासी से हम अपेक्षा नहीं करते कि वो प्रशासन में, शासन में क्यों है। तो मेरे जिज्ञासु मन ने मुझे अतीत में भेजा कि देखते हैं क्या भारत की ऐसी कोई परंपरा रहे जिसमें सन्यासी सक्रिय राजनीति में हो। तो सीधा मुझे एक उदाहरण मिला स्वामी विद्यारण्य का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिन्हें हम माधवाचार्य के नाम से भी जानते हैं। ये सन्यास में दीक्षित थे और सन्यास में दीक्षित होने के बाद राजनीति में आए। और ऐसे भी कई लोग हमें मिलते हैं जो सन्यास में दीक्षित नहीं थे लेकिन अपरिग्रही थे, भिक्षुओं की तरह उनका जीवन था। और इसलिए हिंदू परंपरा में तो इसके उदाहरण मिलते ही हैं, बौद्ध परंपरा में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। बौद्ध साहित्य में एक शब्द आता है भिक्षु गतिका, जिसकी गति भिक्षु जैसी हो। और उसके एक उदाहरण के तौर पर देश जिसे जानता है सम्राट अशोक, उसको बौद्ध साहित्य में भिक्षु गतिका कहा गया है, भिक्षु जैसा जीवन। तो एक भिक्षु को तो मैं जानता हूं जो दिल्ली में बैठते हैं, दूसरे भिक्षु और सन्यासी इस समय मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो आप में उन दोनों का योग है, जो एक दीक्षित सन्यासी भी है और भिक्षु भी है। और कई बार आज ही मेरे मन में प्रश्न आया कि हम वोट देने के अधिकार को मत व्यक्त करना भी कह सकते थे, ये मतदान क्यों कहा गया। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह होगा कि आप अपने समाज के लिए, देश के लिए समाज से क्या भिक्षा मांगेंगे। चंद्र प्रकाश जी, मैं सबसे पहले आपका और प्रोफेसर शंकर शरण जी का अपने गोरखपुर में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। गोरखपुर में डीडी कॉन्क्लेव हो रहा है, तो पूरे दूरदर्शन परिवार को मुझे लगता है फर्स्ट टाइम है जब देश के किसी इलेक्शन में दूरदर्शन इस प्रकार के कॉन्क्लेव आयोजित करके अधिक से अधिक लोगों तक लोकतंत्र के बारे में जानकारी देने और उसको पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो मैं इसके लिए अपने देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग जी को और पूरे दूरदर्शन परिवार को भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। अब तक के 4 चरण चुनाव के संपन्न हो चुके हैं, आधी से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 5वें चरण का चुनाव कल होना है। और कल के चुनाव के साथ ही मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे रुझान लेकर के अब तक आगे बढ़ रही है। लेकिन जहां तक बात है चुनाव के, इस दौरान
मैंने आपका एक सीरियल देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, चाणक्य। भारत की पूरी परंपरा हमेशा से लोक कल्याण के लिए संकल्प समर्पित रही है और हर अच्छे शुभ मांगलिक कार्यक्रम के पहले या लोक कल्याणकारी कार्य के पहले हम एक संकल्प लेते हैं और संकल्प इस बात का कि अमुक अमुक तिथि में अमुक अमुक ग्रह नक्षत्र हैं और मैं इस शुभ संकल्प को लेता हूं। उद्देश्य क्या कि मेरा जो एक काज होगा यह लोक कल्याण के लिए समर्पित होगा। वो ठीक है, व्यक्ति अपना घर बनाता है, लेकिन इस बात को लेकर के कि केवल मैं ही नहीं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, उसके पीछे भी उद्देश्य यही रहता है। लेकिन ये मायने क्यों बदला गया? देखिए, मुझे भी जब पहले चुनाव के लिए कहा गया तो मैं 1998 में पहला चुनाव लड़ा। मुझे उस समय तो चुनाव लड़ना अच्छा लगा, लेकिन एक साल के अंदर मैंने मना किया कि भाई मुझे अब इस चुनाव में नहीं लड़ना है। मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहा कि देखो, अगर चुनाव सत्ता लिप्सा और सत्ता लालसा के कारण प्रतिष्ठा के लिए लड़ना चाहते हो, हमारा निर्णय ठीक है, उससे अलग हट जाना। लेकिन अगर लोक कल्याण तुम्हारे मन में है और आत्म कल्याण से महत्वपूर्ण लोक कल्याण को देते हो, तो चुनौतियों से जूझने की एक ताकत विकसित करिए। कीचड़ में ही कमल खिलेगा। जहां चुनौतियां होंगी ही उन्हीं चुनौतियों में अवसर भी मिलेंगे, अपने आप को साबित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। और तय कर लो। और मुझे भी लगा कि उन्होंने अगर मुझे इस बारे में कहा तो मैंने अगले दिन एक प्रश्न उनसे पूछा। मैंने कहा, आखिर सन्यास का पहला धर्म क्या? उन्होंने कहा, देखिए, सन्यास का पहला धर्म है सेवा। देखिए, कोई भी व्यक्ति सन्यास की दीक्षा लेता है तो वह सीधे माला जपने के लिए नहीं जाता। दीक्षा की पहली शर्त होती है सेवा। सेवा के पीछे का उद्देश्य होता है अपने अहंकार को तिलांजलि देना, उसको अहंकार को त्यागना। हम इसीलिए तो हवन करते हैं, व्यक्ति अपने हर प्रकार के अहंकार को वहां भस्म कर सके और परिपक्व होकर के आगे बढ़ सके। तो सन्यास का पहला धर्म उसी सेवा का है। मुझे लगा कि वास्तव में अगर मैं लिप्त हुए बगैर इस कार्य को आगे बढ़ाता हूं, हमें जाना चाहिए। और इसी लोक कल्याण के भाव के साथ गोरखपुर के सांसद के रूप में भी बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना झुके, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग यहां पे आंदोलन करते थे, कार्य करते थे। गोरखपुर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी जाते थे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते थे। और आज भी जब 5 साल होने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर सरकार के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पार्टी ने जिस दिन से दायित्व दिया, बिना रुके, बिना झुके और बिना थके, बिना डिगे, इस कार्य को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कुछ तो प्रदेश में परिवर्तन हुआ होगा। आप देखिए, दोनों बौद्धिक जगत से हैं। एक भारत की बौद्धिक संपदा पर एकाधिकार रखते हैं प्रोफेसर शंकर शरण जी, और आपने कला जगत को एक नई दिशा दी। ये दोनों आप लोग भी कुछ परिवर्तन देखते होंगे। देखिए, 2015-16 में देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने देश के अंदर मुख्यमंत्रियों की एक सर्वे किया था और सर्वे में पाया था कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है।
तो ये पाया था कि देश का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री कोई है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये 2015-16 का सर्वे है, देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका का है। और पिछले 5 सालों के अंदर देश के सबसे बड़े राज्य तमाम चुनौतियों के बावजूद इस राज्य के भी आप देश की प्रतिष्ठित पत्रिका के सर्वे को देखते होंगे, आज देश का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इसलिए देखिए फर्क साफ है। उनके लिए सत्ता शोषण का माध्यम है, वर्चस्व, अत्याचार, माफिया राज, अराजकता पैदा करने का माध्यम रहा है। प्रदेश को ही, पूरे प्रदेश को परिवार न मान करके परिवार को ही प्रदेश मानने की प्रवृत्ति थी। परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग थे। और हमारे लिए लोग मुझसे पूछते हैं, और हमारे विपक्ष के मित्र बोल रहे थे, कल परसों ही बोल रहे थे कि इनको परिवार, इनका परिवार नहीं, इनको परिवार के बारे में क्या जानकारी होगी। मैंने कहा भी देखो, ये आपकी सोच हो सकती है, आपने तो अपने परिवार को ही पूरा प्रदेश मान लिया था, और फर्क यह है कि मैंने प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ही अपना परिवार माना। दोनों में यही अंतर है। और इसीलिए आप इस चुनाव को देख रहे होंगे, पिछले 25-30 सालों के उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप देखेंगे, राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, सत्ताधारी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी यूपी में नहीं दिख रही है। हर सभा में हजारों लाखों की संख्या में लोग आकर के सरकार को फॉलो कर रहे हैं, सरकार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। और यह प्रदेश के अंदर बदले हुए प्रदेश में बोल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, कल 5वें चरण का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। देखिए, हमें एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने भारत का जो संविधान दिया, उन्होंने उसे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और लिंग से ऊपर उठ करके सबको जोड़ने का काम किया। जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास की बात की, वो भारत के संविधान की मूल आत्मा है। कोई भेद नहीं किया। याद करिए, इंग्लैंड में लोकतंत्र भारत से बहुत पहले आ गया था, लेकिन महिलाओं को मताधिकार भारत से बाद में मिला। भारत के अंदर पहले आम चुनाव से कोई भेदभाव नहीं, सबको, हर नागरिक को, वयस्क नागरिक को मताधिकार भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। लेकिन हमारा संविधान हमें अधिकार ही नहीं देता है, हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। इसलिए हमें अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। मतदान इसलिए, अगर लगता है कि इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है, अराजकता से मुक्त हुआ है, विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन का समर्थन पाने का हकदार बनती है। जो लोग अराजकता के कारण थे, जो लोग भ्रष्टाचार के कारक थे, जिन लोगों ने परिवारवाद, जातिवाद और माफियावाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया था, मुझे लगता है कि अभी भी उन लोगों से उतनी ही दूरी होनी चाहिए, क्योंकि तात्कालिक रूप से चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए वे लोग अपना रूप और रंग बदल सकते हैं, अपने भाव और भाषा बदल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा घोषित प्रत्याशी क्या हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, ये सभी चीज आप देख सकते हैं। हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा
और मैं इसीलिए कह सकता हूं, मतदान हमारे अधिकार के प्रति भी और हमारे कर्तव्य के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। और मैं उसी पवित्र भाव